हाय वेलकम बैक ट्रेडर्स। हम लोगों ने देखा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में कि क्या स्विंग ट्रेडिंग है और क्या टूल्स रिक्वायर्ड है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की हमारे क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें। स्ट्रक्चर ट्रेंड्स जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट थिंग फॉर अस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। हमारा हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ट्रेंड एनालिसिस। हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ ही चलेंगे जो भी हमारा ट्रेंड होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली स्क्रीनिंग, हम लोगों ने टूल के बारे में तो बात कर ली थी कि हम लोग स्क्रीनिंग कहाँ से करने वाले हैं। तो स्क्रीनिंग में कौन से चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे वो तो देखेंगे। तो आइए चलो देखते हैं ये वीडियो के अंदर कि हम लोग क्राइटेरियाज क्या क्या रखें और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जब भी स्टॉक सेलेक्ट करना है आपको ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर्टिकुलरली, तो उसमें इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। पहले लिक्विड काउंटर्स में ही आपको ट्रेड करना चाहिए क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जैसे हम लोगों ने बात की थी ना, सबसे बड़ी रिस्क क्या है पता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं ट्रेड होता है तो शायद कल उसमें लोगों सर्किट लग जाए या परसों उसमें लोगों सर्किट लग जाए, वॉल्यूम्स ड्राई डाउन हो जाए तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। तो एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंट्री तो शायद मिल जाए अगर वहां पे अवेलेबल हो तो, बट क्या एग्जिट इंपॉर्टेंट है उतना? तो है जरूर। तो एग्जिट के लिए हमें वॉल्यूम्स और ये सारी चीजें, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी प्रिसाइज। मुझे लिक्विडिटी पहले चेक करनी है कोई भी स्टॉक के अंदर, उसके बाद मुझे देखनी है वोलेटिलिटी, वो स्टॉक कितना वोलेटाइल है। तो अगर वोलाटाइल है तो मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँ मेरी पोजीशन साइजिंग को, मैं मेरे रिस्क को वैसे एडजस्ट करूँ। बहुत रोज 5% 10% ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत वोलाटाइल है। तो मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मैं कैसा प्लेयर हूँ, तो मुझे बहुत वोलेटिलिटी पसंद है या नहीं है, मैं क्या सहवाग हूँ, क्या मैं द्रविड़ हूँ, ये मुझे समझना पड़ेगा और मुझे अकॉर्डिंगली स्टॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए वोलाटिलिटी रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ। ट्रेंड का जो भी स्ट्रेंथ है मार्केट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट ऑफ 2025 मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, गिर रहा था। एवरी नाउ एंड देन हम लोग देख रहे थे निफ्टी नीचे है, इंडेक्सेस नीचे जा रहा है। हम लोग इंडेक्स को देख के तो भी एनालाइज कर सकते हैं ना। मतलब मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूँ। स्टॉक में तो हम लोग मार्किंग सीखेंगे कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं, बट आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख के समझ सकते हो कि मार्केट में बेरिशनेस है कि बुलिशनेस है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 50 स्टॉक में से अगर 30 से 35 के ऊपर स्टॉक्स बेरिश चल रहे हैं तो निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव है। वो तो वैल्यू से भी समझ रहा है हम लोग को कि वैल्यू बेरिश है या बुलिश है। बट ऐसे स्टॉक्स में भी क्या आपको बाइंग करना है? बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स में भी बाइंग करने का ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है? जब मैं जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, एटलीस्ट मेरे स्ट्रक्चरल सेक्टरल डायरेक्शन के साथ अगर हूं और मैं सेक्टर लीडर के साथ हूं, उसके डायरेक्शन के साथ हूं, तो मेरे लिए बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। हाँ, काउंटर ट्रेड्स में लेने वाला हूँ, काउंटर ट्रेड्स में ले सकता हूँ, मीन रिवर्जन ट्रेडिंग में करने वाला हूँ, पर उसके लिए मेरी पोजीशन साइजिंग अलग होगी। तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको मीन रिवर्जन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, उसके लिए हमारे सेट ऑफ रूल्स अलग होंगे। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे अलग तरीके से। बट हमारा प्राइमरी इंटेंशन ये होगा कि हम लोग ट्रेंड के साथ चले। फिर हम लोग ऑब्वियसली जैसे सेक्टर के बारे में बात किया, मेरा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या मैं ऐसे सेक्टर पे बेट कर रहा हूँ जो सेक्टर ही परफॉर्मिंग है अच्छा, या मैं ऐसे कोई स्टॉक में हूँ जिसका सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है पर मुझे लग रहा है वो स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वो स्टॉक के लिए वहां से परफॉर्म करना, क्योंकि उसका सेक्टर ही अगर प्रेशर में है तो वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करे। तो मुझे मेरे सेक्टर के स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, हम लोग कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू या मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू उसके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाद में तो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेक्निकल क्राइटेरियाज, पैटर्न्स। तो जो भी स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, क्या वो हम लोग ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं या पुल बैक के लिए देख रहे हैं या हम लोग रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को चूज कर रहा हूँ, कौन सा टेक्निकल पैटर्न इसमें है। तो फिर वो वाले कैटेगरी में या वो वाले स्ट्रैटेजी में वो फिट होगा। तो जरूरी है हमें पहले देखना लिक्विडिटी, फिर हम लोग देखेंगे वोलेटिलिटी, फिर हम लोग देखेंगे ट्रेंड का स्ट्रेंथ, सेक्टर, और हम लोग लास्ट में देखेंगे टेक्निकल पैटर्न क्या उसमें क्या है। आ जाते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पर तक देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं बहुत इजी तरीके से ट्रेंड को समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट्स में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो तो चलो चार्ट पे ही जाके मैं आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताता हूँ। चलो मान के चलो हम लोग बस प्लेन चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ।
अगर मैं ये ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर हायर हाइज है तो आज सबको पता है मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश होता है। पर क्या इतना सिंपल मार्केट ऊपर जाता है? नहीं, हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। मार्केट में हायर हाइज बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये मार्केट में हायर हाई कैसे बना था मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट मूव आया, फिर ये जो पुल बैक आया ना, ये पुल बैक में देखो लोअर लोज बने थे। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग बेरिश हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं बेरिश होऊंगा। हो सकता है ये वाले ट्रेंड स्ट्रक्चर की बात आपको समझ में आया और अच्छे से। वापस लोअर लो आया मार्केट, पर ऊपर जाने के बाद एक हाई ब्रेक किया है। तो मैं इंपॉर्टेंटली मार्केट में इंपॉर्टेंट लोज और इंपॉर्टेंट हाईज को मार्क करता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको मार्क करना है इंपॉर्टेंट लो। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लो कौन सा है? मान के चलो प्रीवियसली कोई स्टॉक का हाई था 100 रुपया, और अभी वो स्टॉक ने हाई बनाया है 120 रुपए, ऐसे मान के चलते हैं। तो न्यू हाई मिला है, तो ये 100 के बाद बीच में थोड़ा शायद नीचे आया होगा, उसके बाद फिर इसने ये वो 100 का लेवल ब्रेक किया। तो नीचे जब गया था 120 जाने के पहले, 100 से शायद वो 90 तक चला गया या 80 तक चला गया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया 100 रुपीज का। तो मेरे लिए ये 100 का जब ब्रेकआउट वापस आया, ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया, ये प्रीवियस हाई था, ये हाई और अभी ब्रेकआउट हुआ, ये 2 पॉइंट्स के अंदर, अगर मैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी बोलूं, ये 2 पॉइंट्स के अंदर जो भी लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला, ये मेरे लिए होता है इंपॉर्टेंट लो, ना कि वो लो जो हाई ब्रेक कर रहा है। ये दो अलग चीजें हैं। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में डायग्राम बना के बताऊं, हो सकता है ऐसा भी हो, ये ऊपर गया था मार्केट, पुल बैक हुआ, ऊपर गया और ऐसा ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये दो लाइंस के बीच में है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो मेरे लिए ये वाला लो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये दो जो पॉइंट्स थे हमारे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इसके बीच में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। जब तक ये वाला इंटैक्ट है पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट इंटैक्ट है, तो वो मेरे लिए है इंपॉर्टेंट लो। इंपॉर्टेंट लो क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई और अभी उसने हुआ हाई ब्रेक किया, ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी लोवेस्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट लो है। तब तक स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। हो सकता है मार्केट उसके बाद नीचे आना शुरू हो, पर जब तक ये इंपॉर्टेंट लो नहीं ब्रीच होता, मैं बोलूंगा मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। मैं हमेशा बुलिश ट्रेड शायद ज्यादा अटेम्प्ट करूं, शायद मैं जो मेरी बुलिश स्ट्रैटेजीज है, पुल बैक वाली हो या ब्रेकआउट वाली हो, वो ट्राई ज्यादा करूं। तो मैं जब ट्रेंड एनालिसिस की बात करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चीजें आइडेंटिफाई करना, इंपॉर्टेंट लो और इंपॉर्टेंट हाई। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं क्या मार्क करना पसंद करूंगा? यस, आप सबका आंसर शायद राइट है। आप सबको भी पता है कि इंपॉर्टेंट हाई मार्क करने हैं मुझे, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंट हाई नहीं ब्रेक होता तब तक स्ट्रक्चर बुलिश चेंज नहीं होगा, शायद बेरिश ही है। हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए, बट जब तक मेरा इंपॉर्टेंट वाला हाई नहीं ब्रेक हो इन अ डाउन ट्रेंड, मेरा स्ट्रक्चर बेरिश ही है। तो चलो एक बेरिश वाला ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। तो अगर मार्केट ये फॉल हुआ है और फॉल होने के बाद अगर ये ऐसे ऊपर जाने लगा, तो मेरे लिए ये लो जब ब्रीच हुआ तो प्रोबेबली ये हाई इंपॉर्टेंट है। ये जब लो ब्रीच हुआ तो ये हाई इंपॉर्टेंट है, पर मैं प्रीवियस हाई छोड़ देता हूँ। अभी मेरे लिए रीसेंट किसने लो बनाया है, यहाँ पे जब लो बनाया तो उसके पहले वाले लो को मैं कंपेयर करता हूँ। बस ये दो पॉइंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स में हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। तो प्रोबेबली जब ये वाली लेवल ब्रेक होगी ऊपर के साइड, तब मैं बुलिश हूँ। तब तक शायद मेरे लिए स्ट्रक्चर बेरिश है और मैं हमेशा बेरिश वाले ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है ट्रेंड एनालिसिस। आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा ट्रेंड को एनालाइज करना है। हम लोग कोई भी स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं, आगे जाके जब हम लोग स्ट्रैटेजीज पे भी जाएंगे, हमारी स्टेप 1 होगी ट्रेंड को एनालाइज करना। ट्रेंड शायद हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू, लाइन चार्ट्स के थ्रू ऑब्जर्व करें, या कोई इंडिकेटर का भी हेल्प ले ले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, चल सकता है। पर अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू कर रहे हो या जो मैंने आपको अभी लाइन चार्ट जैसे फॉर्मेट में बताया वैसे अगर कर रहे हो, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट बहुत अच्छा कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट लोज और इंपॉर्टेंट हाईज को ढूंढना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आप इंपॉर्टेंट हाईज को ढूंढोगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तब आप इंपॉर्टेंट लोज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, क्योंकि जब तक वो लोज नहीं टूटते तब तक आप शायद बुलिश हो, बुलिश टेरिटरी में हो, बुलिश स्ट्रक्चर में हो। तो ट्रेंड एनालिसिस के बाद
और क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने बात की ना, हम लोग इसमें सब स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ही रहते हैं। हम लोग सेक्टर रोटेशन के बारे में भी देखेंगे। मैंने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, अभी मैं ढूँढ रहा हूँ कि अभी कौन-सा स्ट्रक्चर, कौन-सा सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है। कैसे ढूँढ सकता हूँ? शायद मैं ऑनलाइन चले जाऊँ, आज देखूँ कि इंडाइसेस में कौन-सा इंडाइस क्या परफ़ॉर्म कर रहा है। हीट मैप और रिलेटिव स्ट्रेंथ में देख सकता हूँ। तो हीट मैप के थ्रू भी मुझे पता चल जाता है कि आज स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो चलो मैं आपको जो स्कैनिक्स हम लोगों ने टूल के बारे में बात की थी, वहाँ पे हम लोग कितना ईज़िली ये सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो चलो मैं स्कैनिक्स पे आ गया। स्कैनिक्स पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे तो ऊपर मुझे एक ग्लांस में पता चल रहा है कि निफ्टी शायद ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है। तो यहाँ पे निफ्टी 0.3 है, बैंक निफ्टी 0.8 है, फिर निफ्टी भी 0.85 है, ये 0.2, ये 1.39 है, तो शायद मिड कैप ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये ओवरव्यू देख सकते हो ऊपर कि कौन-सा सेक्टर ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे शायद आपको सेक्टरियल एनालिसिस पता चल गया। आप स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ये सब आप एनालिसिस यहाँ से कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे आपके पास इनसाइट्स है। अगर आप इनसाइट्स पे क्लिक करते हो, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, हीट मैप। तो मुझे हीट मैप यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे लिए हीट मैप इम्पोर्टेंट है। हीट मैप से मैं सेक्टरियल एनालिसिस भी कर लेता हूँ और कौन से स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, जब मैंने इनसाइट पे क्लिक किया तो मुझे हीट मैप मिला था। और हीट मैप पे अगर आप अभी देख सकते हो, तो ऐसा कुछ हीट मैप दिख रहा है। तो निफ्टी 50 का हीट मैप है। यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, उसको आप सॉर्ट कर सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, तो मुझे इंपॉर्टेंटली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो सेक्टरियल लिखा है। जब मैं सेक्टरियल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे सेक्टर वाइज अभी हीट मैप मिल गया। आप देखो तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर सॉर्ट हो गया, नीचे आईटी सेक्टर सॉर्ट हो गया, ये पेट्रोलियम सेक्टर यहाँ पे सॉर्ट है, राइट साइड में ऑटोमोबाइल्स है, मेटल्स, हेल्थ केयर, फूड प्रोडक्ट्स। तो ये सारे सॉर्ट हो गए सेक्टर के हिसाब से। अभी अगर हम लोग ग्लांस एज ऑफ नाउ, अगर मैं अभी वाला वीडियो जो रिकॉर्ड करे इसको अगर हम लोग देखें, तो आप भी देख पा रहे हो शायद आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आईटी वाला सेक्टर डाउन है। ऊपर कौन सा वाला सेक्टर है, तो बैंकिंग अच्छा चल रहा है, तो बैंकिंग ऊपर है। हम लोग देखें तो बाकी सारे सेक्टर्स अच्छे ही लग रहे हैं, सिर्फ अंडर परफॉर्मर कौन है, आईटी। तो एट ए ग्लांस हमें ये हीट मैप के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए हो जाएगा कि फिर मैंने कौन सा स्टॉक चूज करना चाहिए। अगर मुझे शॉर्ट करना है, मान के चलो अगर मेरे पास शॉर्ट का कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आता है, तो वो मैंने आईटी में ढूंढना चाहिए। अगर मुझे लॉन्ग करना है, अगर मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी बस, तो मैंने शायद बाकी कुछ सेक्टर्स में दिखना चाहिए लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। अगर मुझे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज आईटी में मिल रही, तो शायद मैंने थोड़ा सा स्केप्टिकल होना चाहिए, शायद मैंने खुद को एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए। आईटी सेक्टर तो अच्छा नहीं कर रहा खुद, क्योंकि बड़े स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, तो क्या मैंने लॉन्ग करना चाहिए उसके कोई छोटे वाले स्टॉक में या ऐसे कुछ। तो ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करेगी एज ए ट्रेडर टू एनालाइज कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग को कैसे बिल्ड करना है। हम लोग ये बहुत स्ट्रक्चर को बिल्ड करते जा रहे धीरे धीरे, सो दैट जब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो ये सारे डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि स्कैनिक्स पे हम लोगों ने हीट मैप को ऑब्जर्व तो किया, और इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं या स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि टूल में कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है और वो हमारे क्या काम आ सकती है। तो कुछ प्रीसेट यहाँ पे हमारे पास स्कैनर्स अवेलेबल है स्कैनएक्स पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और फिर हम लोगों ने जैसे कहा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, स्टॉक्स अबव 50 डे या 200 डे अगर मैं बायर हूँ, अगर मैं सेलर हूँ तो स्टॉक्स बिलो 50 डे एंड 200 डे, ये मुझे सेलिंग के लिए क्राइटेरिया चाहिए। आरएसआई का मुझे क्राइटेरिया चाहिए, अगर मैं बुलिश देख रहा हूँ तो प्रोबेबली मेरे लिए आरएसआई बुलिश टेरिटरी में होना चाहिए, ये 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बेरिश ट्रेड्स ले रहा हूँ तो आरएसआई शायद 40 के नीचे होना चाहिए। या तो वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम्स का मैंने बोला है कि वॉल्यूम्स अच्छा होना चाहिए। अगर मैं कौन सा भी ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन है तो मेरे लिए एडिशनल बात है। तो हम लोग स्कैनर पे भी देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो स्क्रीनर्स है, आप होम स्क्रीन के थ्रू भी जा सकते हो, या अगर आप स्क्रीनर पे क्लिक भी करते हो हाँ स्कैनएक्स के अंदर, तो आपको वो स्क्रीनर्स मिल जाएंगे कि कौन से स्क्रीनर्स आप यूज करने वाले हो और कौन से स्क्रीनर्स हमारे लिए यूजफुल है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। और वो स्क्रीनर्स अगर आज हमें पता है, तो जब हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाले हैं, तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा वो स्क्रीनर वहां पे अवेलेबल था और मुझे ये स्क्रीनर के थ्रू ये स्ट्रैटेजी में ऐसा सा हेल्प होने वाला है। तो अगर आप स्क्रीनर पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपके पास इतनी सारे प्रीसेट स्क्रीनर्स यहाँ पे अवेलेबल है, प्रीसेट स्क्रीनर्स है, आप ये सारे यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑब्वियसली बहुत सारा इनसाइट, बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो हमें सॉर्टिंग करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे देखोगे तो फंडामेंटल स्क्रीनर्स है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो फिलहाल हम लोग टेक्निकल्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
अगर टेक्निकल में देखूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो डेथ क्रॉसर है, गोल्डन क्रॉसर है, मोमेंटम स्टॉक्स है, RSI स्क्रीनर्स है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट्स ब्रेकडाउन्स ये वाले हैं, रेंज स्क्वीज है अवेलेबल। इंट्राडे में देखूँ तो हाई वॉल्यूम इंट्राडे क्रॉसओवर, यहाँ से मुझे कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे। इंट्राडे मैं तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, बट इंट्राडे में शायद मेरे लिए वॉल्यूम जो लिक्विडिटी पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। प्राइस वॉल्यूम्स ब्रेकआउट्स मुझे यहाँ पे मिल सकता है स्क्रीनर्स में, जहाँ पे 1 वीक हाई, 4 वीक हाई, 52 वीक हाई, पोटेंशियल हाई वॉल्यूम्स या अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स, ये बहुत सारे। जैसे हम लोग वॉल्यूम स्क्रीनर्स की बात कर रहे थे ना, तो ये वॉल्यूम और लिक्विडिटी में हमें बहुत हेल्प करेगा। कैंडलस्टिक स्क्रीनर है हमारे यहाँ पे प्रीसेट, जहाँ पे हम लोग बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न की हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियोस के अंदर, वहां पे ये वाला स्क्रीनर हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। तो जैसे हम लोगों ने जाना कि हमारे लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम लोगों ने ट्रेंड एनालाइज कर लिया, ट्रेंड एनालिसिस के बाद हमें स्टॉक सिलेक्शन अगर मिल गए, तो फिर वहां पे स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे सेटअप्स के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए एक सेटअप हमारा बनते जाएगा। तो ये हम लोग चीजें ऐसे यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्यों लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए लो लिक्विडिटी स्टॉक्स को। क्यों लो लिक्विडिटी? मतलब यहाँ पे स्लिपेज हमारे लिए ज्यादा है, एग्जीक्यूशन इश्यूज आ सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो पोजीशन साइजिंग हो सकता है हमारे पास ऐसे ट्रेडर्स भी हो या ऐसे ट्रेडर्स बनते स्विंग ट्रेडिंग में जिनकी कैपिटल अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो उतने कैपिटल साइज से सब स्टॉक्स में ना ट्रेड कर पाए। इसीलिए आपको आपका स्टॉक यूनिवर्स बहुत अच्छे से चूज करना होगा। हो सकता है कि आपके लिए कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम हो, वो शायद किसी और के लिए ना हो, क्योंकि उनके वॉल्यूम ट्रेडिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हम लोगों ने हमारा वॉल्यूम ट्रेडिंग एपेटाइट बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ एक आपके लिए लेवल बताई, जैसे कि अगर मैं डेली वॉल्यूम 5 लाख शेयर्स के अगर ऊपर है, तो वो मिड कैप कंपनीज में मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि लिक्विडिटी है उतनी, 5 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। मैंने एटलीस्ट एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि इतने शेयर्स तो भी ट्रेड होने चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लो लिक्विडिटी स्टॉक्स? 5 लाख के नीचे लो लिक्विडिटी है। बिड और आस्क जब हम लोग देते क्या कि वो डेप्थ में जाते हैं और बायर और सेलर के लेवल दिखते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो दोनों में, तो भी ये लो लिक्विडिटी काउंटर हो सकता है। और दूसरा काउंटर समझने के लिए ये तो है कि अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं स्टॉक को, तो ये लो लिक्विडिटी काउंटर है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है। तो ये जो फ्रीक्वेंट प्राइस गैप, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपने इंश्योर करना है कि आप एक तो निफ्टी 200 में ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी टॉप 500 में ट्रेड कर रहे हो, सो दैट आप उसमें नहीं अटक रहे हो लो लिक्विड काउंटर्स में, या एटलीस्ट आप सेक्टर लीडर्स को चूज करें वो सेक्टर में जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें हमारे एक रिस्क को एलिमिनेट करना है, जो है हमारी लिक्विडिटी रिस्क। पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करो, लास्ट एंड द बेस्ट एडवाइस फॉर यू ऑल। तो जैसे हम लोगों ने बात की कि हमारे लिए जो एसेंशियल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स तो हो ही गए थे हमारे डिस्कस, उसके अलावा हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेंड एनालिसिस था वो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समझा। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझा ये वीडियो में, और हम लोगों ने समझा कि स्कैनएक्स पे हमारे पास कौन सी स्क्रीनर्स अवेलेबल है, सो दैट जब हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं, जो हम लोग चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या कैंडल पैटर्न, क्या वहां से हमें कोई स्टॉक स्क्रीनिंग करके इमीडिएटली मिल जाता है जो हमारा एनालिसिस का टाइम और रिड्यूस कर देगा। आइए ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस के अंदर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.